जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी का जो कंप्रहेंशन पूछा जाता है सीसेट में, उसको हम हल करेंगे। उसके कुछ नियम हैं जो हमने यहाँ पर आपको लाए हैं और आपको समझाएंगे। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और जिससे आप सोल्यूशन करने में इसका सीसेट की जो कंप्रहेंशन होते हैं आपको बहुत आसान होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि 2025 यूपीएससी के लिए कंप्रहेंशन के लिए हम बताने जा रहे हैं। कंप्रहेंशन ये जो है इसके कुछ पॉइंट्स है, जो रूल है, उस रूल को हमने यहाँ पर आप सबको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस रूल को आप समझें और इसको अपने अप्लाई करें प्रश्नों को हल करते समय। तो हम बताने जा रहे हैं ज़्यादा चीज़ें। लेखांश के प्रश्नों को उत्तर केवल हम लेखांश पर ही आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग इन प्रश्नों को हल करने में नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि लेखांश के प्रश्न जो रहेंगे कंप्रहेंशन में, वो लेखांश पर आधारित ही आपको हल करना है। अगर लेखांश में दिया गया है कि प्रदूषण कोयला जलाने से, जो ताप विद्युत संयंत्र लगाने से प्रदूषण नहीं फैलती है, अगर जान रहे हैं कि वो फैलती है, उससे प्रदूषण फैलती है और उसमें कहा गया नहीं फैलती है, तो आप उस बात को उपयोग करेंगे नहीं फैलती है। अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर ये कहना चाह रहा पहली बात ये आपकी हो गई एक रूल नंबर। दूसरा हम बताने जा रहे हैं, यदि लेखांश पर 3 या 3 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले प्रश्न का पढ़ा जाए, फिर प्रश्न को उत्तर दिया जाए। मतलब अगर एक कंप्रहेंशन है, उसमें अगर 3 क्वेश्चन दिया जाए तो 3 क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंप्रहेंशन को हल करेंगे, उसके बाद हम उसको प्रश्नों को हल करेंगे। अगर इसमें से 2 प्रश्न रहे, एक प्रश्न रहे, वहीं पे 2 प्रश्न रहे और एक प्रश्न पूछा जाए कंप्रहेंशन में, तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। 2 नंबर ये तीसरा नियम है, आपको बताना चाहेंगे कि यदि लेखांश के विषय को पूछा जाए तो लेखांश का विषय सामान्यतः लेखांश की प्रारंभिक पंक्तियों में ही निहित होता है। यदि लेखांश संदेश पूछा जाता है तो यह लेखांश की अंतिम पंक्तियों में निहित होता है। कहने का मतलब है कि अगर लेखांश के विषय पूछा जाए कि कंप्रहेंशन में किसके विषय क्या है, तो पहली पैराग्राफ के दूसरी पैराग्राफ में वहीं पर उसका उत्तर रहती है। अगर वो उसका क्या पूछा जाए, यदि उसका संदेश पूछा जाए तो वो अंतिम 2 पंक्तियों में होती है। इस तरह से उसको आंसर को निकालते हैं, वो कंप्रहेंशन में छिपी होती है, आपको खोजना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आएगी आपको। चौथा नियम है, यदि लेखांश का केंद्र बिंदु पूछा जाता है तो यह ऐसा विषय होता है जो लेखांश के सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। लेखांश के सभी व्याख्या उस केंद्र बिंदु की परिधि में निहित होता है। कहने का मतलब है कंप्रहेंशन में जो अगर इसमें हर एक बार किसी एक चीज पर जोर दिया जाता है, जैसे पर्यावरण बार चार बातें बोले और इसमें से फिर जाकर पर्यावरण की बात करना शुरू कर दिए, इस तरह से बातें किसी विषय को बार बार रिपीट करना, तो उस तरह के जो बातें आएंगी तो ये क्वेश्चन इसमें होंगे, उसी की इर्द गिर्द घूमेंगी और उसी के आधार पर आपको उत्तर निकालना होगा। किया जाता है लेखांश के सभी व्याख्या उस केंद्र बिंदु की परिधि में निहित होती है, जो उसका जो परिधि है, जहाँ तक उसको दायरा पूछा गया है, उसी के अंदर इर्द गिर्द उसका आंसर रहता है, वहीं पर उसी से पूछा जाता है। अगला है नेक्स्ट, देखिए 5वीं नंबर है, लेखांश को हल करते समय निगमात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। अर्थात सही विकल्पों को न ढूंढकर 3 अन्य विकल्पों को गलत सिद्ध किया जाता है। जैसे कि आप इसमें कंप्रहेंशन सॉल्व करेंगे और हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को पढ़ेंगे। जैसे लेखांश को पढ़ें, उसके बाद प्रश्न को पढ़ने के बाद देखें कि लेखांश में ये है ही नहीं, उस आधार पर
है तो उस आधार पर गलत करके हम एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। अगला है, लेखांश के प्रश्न के उत्तर हमेशा निश्चित ही सत्य और निश्चित ही असत्य पर किया जाता है। अगर आपका गद्यांश में जो प्रश्न है अगर सत्य निश्चित सत्य है, आप निश्चित सत्य जान रहे हैं कि इसमें हम पढ़े हैं कंप्रहेंशन में, ये सत्य बात बोल रहा है और उस सत्य के आधार पर पूरी गारंटी सत्य के आधार पर और असत्य जो गलत है उसके आधार पर आंसर निकाली जाती है। अगर एक सत्य को खोज लिए हैं तो आंसर असत्य वाले को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर असत्य को खोज लिए हैं तो सत्य को आप उसको एलिमिनेट हो जाएगी। अगला प्रश्न है ये, यदि लेखांश धारणा पूछता है तो केवल धारणा ही ऐसा कथन होता है जो लेखांश में ही निहित नहीं होता है बल्कि लेखांश में छिपा होता है। तो इसमें जो है धारणा वाला जो प्रश्न है कि हम यहाँ पर समझाना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में बोल रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। धारणा मतलब वो होती है कि इसके पीछे अगर कुछ कह रहा है तो इसके पास कुछ न कुछ धारणा है। जैसे कि आपको दिया जाए कि एक सैनिक है कि किसी भी एक लेखक ने लिखा है कि अगर किसी देश को युद्ध से बचाव करना चाहता है तो वो हथियार को बंद कर दे। और दूसरी कहती है कि अगर शांति बनाए रखना है तो हथियार को उत्पादन कीजिए, शांति के लिए हथियार जरूरी है। तो उसके पीछे वो धारणा उसका काम कर रही है। अगला नेक्स्ट है, यहाँ तक यदि परीक्षक निष्कर्ष पूछता है तो निष्कर्ष एक ऐसा कथन होता है जो गद्यांश पर आधारित होता है। मतलब इसका जो उत्तर होंगे वो गद्यांश में ही दिया रहेगा और उसी के आधार पर आपको चुना। इससे बाहर हमको नहीं जाना है कि कोई विषय हम जानकारी है, पॉलिटिक्स की जानकारी है, इथिक्स हम जान रहे हैं, या तो आप सामाजिक पृष्ठभूमि के जान भी रहे हैं, किसी भी, या पर्यावरण जान रहे हैं, ज्योग्राफी के बारे में जान रहे हैं कि ये सत्य है, लेकिन उस पर नहीं जाना। जो निष्कर्ष में उसमें दिया गया है उसी को आधार पर आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट, अगला हम ये 10वां है रूल, 9th वहां पे था, 10वां है। यदि परीक्षक न्यूनतम आवश्यक पूछता है तो यह ऐसा कथन होता है जो लेखांश में निहित नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है उसमें जो गद्यांश पढ़ने के बाद जो प्रश्न पर आते हैं बनाने के समय में, जो उस गद्यांश में नहीं दिया गया है ना, उससे बाहर है, उसके बाद कर रहा है, उसको आपको खोज के निकालना होगा उत्तर। जैसे 4 स्टेटमेंट है उससे रिलेट जो नहीं कर रहा है उसको आपको यहाँ पर उत्तर उसका होगा, इसमें ये ढूंढना है। अगला है, सामान्यतः हमने देखा 99% प्रश्नों में यदि परीक्षक विकल्प में केवल, सभी, हमेशा, प्रत्येक शब्दों का उपयोग करता हो तो ऐसे विकल्प गलत होते हैं। किसी चीज के एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के बात करें या किसी भी प्रश्न को ये उसको स्टेटमेंट में बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हो तो 99% गलत हुए हैं। ऐसे हम कंप्रहेंशन को कम से कम 8 साल के सॉल्व किए हैं, तो हमने इसको हम निकाले हैं। और यह वीडियो यहीं पर है। अगला नेक्स्ट इसका कंप्रहेंशन शुरू करेंगे।